आपका 180 रैलीज का जो टारगेट है, अब वो 272 सीट्स में नजर आता है कि आप 272 सीट्स के करीब आ रहे हैं? पहली बात है कि शायद वो 180 से भी रैलियां बढ़ जाएगी ऐसा लग रहा है, जिस प्रकार से मैं भ्रमण कर रहा हूं। 13 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया और 15 सितंबर को रेवाड़ी में मेरी पहली रैली थी एक्स सर्विसमैन की, और तब से अब तक शायद मैं 360 से भी ज़्यादा रैलियां कर चुका हूं। और इस चुनाव घोषित होने के बाद शायद मैं 180-90 रैलियां, और दूसरा मैं नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करता हूं। 3D के माध्यम से जनता के बीच जाने का प्रयास करता हूं। अगर वो मेरे सारे राउंड कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आता है तो शायद मैं 1000 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा 3D सभाएं करूंगा। लोकतंत्र में चुनाव एक लोक शिक्षा का भी अवसर होता है। राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने अपनी बात सीधे सीधी जनता तक पहुंचानी चाहिए, करनी चाहिए। मेरी कोशिश है, मैं ये कर रहा हूं। जहां तक चुनाव नतीजों का सवाल है, मैं बहुत वर्षों से एक बैकरूम बॉय की तरह काम करने वाला इंसान रहा हूं, क्योंकि मैं संगठन का काम करता था। चुनाव व्यवस्थाएं, चुनाव की रणनीति, उसकी बहुत बारीकियों से मैं जुड़ा हुआ इंसान हूं। ये तो मेरा अभी रोल बदल गया तो मैं जरा पब्लिक में दिखता हूं, और इसलिए मैं कभी भी चुनाव को संख्या में आकलन नहीं करता हूं। पर जीतने के लिए तो इतना नंबर नंबर और इतना नंबर ऐसा कभी आकलन नहीं करता हूं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति, कांग्रेस की चुनावी रणनीति, औरों की रणनीति, 10 साल का उनका परफॉर्मेंस, पूरे देश में की हालत, शायद कांग्रेस के इतिहास में ये सबसे बुरा चुनाव होगा कांग्रेस के जीवन का। वर्स्ट परफॉर्मेंस। और आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा? और भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का, उसके पूरे इतिहास का सबसे उत्तम परफॉर्मेंस होगा, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये जो बीजेपी की लहर है या जो मोदी लहर जो सब कह रहे हैं, ये इट हैज़ टू बी फ्रॉम द काउ बेल्ट, जो कहते हैं ना, जो यूपी बिहार, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होता हुआ जाता है। क्या इसी कारण से आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी चुना था? पहली बात है कि मैं लोकसभा लड़ूं या ना लड़ूं, यहां से लड़ूं या वहां से लड़ूं, एक लड़ूं या 2 लड़ूं, ये कोई निर्णय न मैंने सोचा है न मैंने किया है। ये सारे निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती है, इलेक्शन कमेटी करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, और मैं संगठन का कार्य करता हूं। जब जिस समय जो काम दिया जाता है वो मैं करता रहता हूं। तो आप 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लड़ रहे हैं, तो लॉयल्टी कहाँ पे होगी? आप छोड़ेंगे कौन सा? क्योंकि ओपिनियन पोल्स के मुताबिक आप दोनों जगह जीतने वाले हैं, तो एक को तो छोड़ना पड़ेगा। पहली बात है कि मेरी लॉयल्टी 125 करोड़ जनता के लिए होगी, पूरे हिंदुस्तान के लिए होगी। और दुनिया में कहीं हम रास्ते में जाते हैं और कोई पानी भी पिला देता है तो जीवन भर उस ऋण चुकाने की हमारी मन की इच्छा रहती है। पर गुजरात का तो ऋण आपने चुका दिया। मुझे जहां से भी प्यार मिलता है, जितना प्यार मिलता है, उसको सवाया गुण का करके वापस करना, ये मेरे संस्कार है। तो आपने गुजरात का ऋण तो चुका दिया,
आपने वो संस्कार आपका तो हो गया, तो बड़ौदा वडोदरा को आप छोड़ देंगे? छोड़ना या रखना ये जनता के मिजाज पर निर्भर करेगा। अच्छा। मेरी पार्टी की रणनीति पर निर्भर करेगा। लेकिन चुनने के बाद मैं सबका रहता हूं, सबके लिए रहता हूं और सबके लिए काम आना, इसी प्रकृति से काम करता हूं। आप प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, तो अगर आप कह रहे हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस होगी तो आप तो दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे, बड़ौदा गुजरात किसके हाथ करेंगे आप? कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। आपने अभी जीरो इन नहीं किया? मोदी नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, वहाँ चुने हुए विधायक हैं, वहाँ इलेक्शन कमेटी है, वहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल लीडरशिप है, सब मिलकर के तय करते हैं आगे गुजरात को कैसे चलाया जाएगा। जी, मैं पिछले हफ्ते वाराणसी में थी और वहाँ के लोग और ओपिनियन पोल्स भी यही कहते हैं कि मोदी जी की जीत तो निश्चित है, बस मार्जिन के बारे में बात होती है। लेकिन वहाँ वाराणसी में जो मुस्लिम समुदाय हैं उनमें थोड़ा बहुत खौफ है, डर है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो आपके कार्यकर्ता उन पर जबरदस्ती लागू करेंगे, तो उनका फियर्स जो है वो इज इट लेजिटिमेट? पहली बात है, मैं बनारस में किसी को हराने के लिए नहीं जा रहा हूं। किसी को हराना ये मेरा मकसद नहीं है। मैं बनारस की जनता के दिलों को जीतने के लिए जा रहा हूं। मेरी प्राथमिकता है उनके दिलों को जीतना, और एक बार जैसे ही जाऊंगा, जैसे ही लोगों को मिलूंगा और जैसे ही वो मुझे रूबरू में जानेंगे, नॉट थ्रू मीडिया, नॉट थ्रू माय ओपोनेंट्स, सीधा सीधा जब मोदी को जानेंगे तो वो लोग मुझे इतना प्यार करेंगे, उतना प्यार करेंगे जितना शायद उन्होंने अब तक किसी राजनेता को नहीं किया होगा। पर आपके ओपोनेंट्स आपसे पहले वहां पहुंच गए हैं। केजरीवाल जी हैज ऑलरेडी रीच्ड वाराणसी, और वो अपने आप को एक एनार्किस्ट कहते हैं, लेकिन वहां पे वो सीधा सीधा मोदी जी पर अटैक कर रहे हैं। तो आपका कैसे स्ट्रैटेजी या कैसे होगी आपकी वहां पर जब आप पहुंचेंगे? मैं नहीं जानता हूं हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्ट्रैटेजिस्ट होगा जो टीवी के सामने स्ट्रैटेजी बताए। अच्छा, ठीक है। वाराणसी की जब बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश। वहाँ के जो आपकी लोकल यूनिट है वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं। कहते हैं कि जो एस्टैब्लिश लोग थे, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, लालजी टंडन, इन सब के कॉन्स्टिट्यूएंसीज बदले गए हैं और इसकी वजह से 10 सीटों में कम से कम असर पड़ने वाला है। तो क्या आप मानते हैं कि शायद गलती होगी कहीं पे इनकी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर? मैं समझता हूँ ये विषय 1 महीने पुराने डिबेट का विषय था। अब तो गंगा में पानी बहुत बह चुका है। पर ये अपहिल बैटल हो गया है ना उनके लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जानकारी भी गलत है, एनालिसिस गलत है, अनुमान गलत है, और ये घिसी पीटी कैसेट कोई बजा रहा होगा। अच्छा, तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि यूपी में तो इट्स नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड एट ऑल? सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि जनता का कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि लहर की वजह या फिर यूपी में लहर की वजह ऑल्सो इज की ओल्ड गार्ड को साइडलाइन किया गया है और जो न्यू गार्ड है वो अग्रेसिव न्यू गार्ड आ गई है। मैं समझता नहीं ये गार्ड वार्ड क्या होता है। गार्ड तो शायद रेलवे में पीछे होते हैं। मेरे यहाँ तो सारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो इंजन है जो चलाते हैं। वो अब सिर्फ गाइडिंग फैक्टर हो गए हैं, जो अडवाणी जी हो गए, मुरली मनोहर जोशी जी हो गए, ये सिर्फ गाइड रह के गए। जो असली काम जो है वो सेकंड जनरेशन लीडर्स ने टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर वगैरह होता नहीं है, लेकिन ये सही है कि उन्हीं के गाइडेंस में करते हैं। अपने अपने उम्र से, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से लोग काम करते हैं, लेकिन मार्गदर्शन तपे तपाए नेतृत्व के पास ही है, वरिष्ठ नेतृत्व के पास ही है। मार्गदर्शन भी उन्हीं का है।
जी, ये मोदी लहर हमने वी टॉक्ड अबाउट इट इन नॉर्थ इंडिया, लेकिन दक्षिण में वो लहर वो इतना असर नहीं दिखा रहा अभी। क्या देयर वाज अ प्रॉब्लम कि आपने प्री पोल अलायंसेस शायद उसमें गलती कर दी, इसलिए वो लहर नहीं हो पा रहा जैसे नॉर्थ इंडिया में हुआ है? पहली बात यह है कि हमारे देश में एक परसेप्शन प्रोसेस इतना लंबा चलता है और लोगों को उसमें से बाहर उभरते उभरते शायद उनकी जिंदगी पूरी हो जाती है। हमारे देश में एक गलत परसेप्शन बना हुआ है और मैं चाहूंगा कि पॉलिटिकल पंडित, मीडिया के लोग अब ये पुराने घिसे पिटी सोच से बाहर निकले। जैसे जनसंघ में कहा जाता था उस जमाने में कि बनिया ब्राह्मण की पार्टी है, कभी कहा जाता था एक काऊ बेल्ट की पार्टी है, कभी कहा जाता था ये हिंदी बेल्ट की पार्टी है, कभी कहा जाता था ये शहरी पार्टी है। ये सारी चीज़ें जिनके दिमाग जो नया पढ़ते नहीं है, सोचते नहीं है, वही पुरानी लाइब्रेरी से चीजें निकाल करके घूमते रहते हैं। क्यों हुआ? बिकॉज सीट की वजह से ना, सीट एलोकेशन वही थी। मैं अपना पूरा कर लूं। जी जी जी। आप अगर देखेंगे एनालिसिस, गुजरात हिंदी भाषी प्रांत नहीं है, 25 साल से हमारी सरकार है। गोवा हिंदी भाषी नहीं है, हमारी सरकार है। कर्नाटक साउथ में हमारी सरकार है। उड़ीसा में हम सरकार में पार्टनर थे। तमिलनाडु, आंध्र में किसी जमाने में हम पार्टनर थे। हम तमिलनाडु में कभी पार्टनर थे। हम कश्मीर में भी थे, हम कन्याकुमारी में भी थे। तो ये एक परसेप्शन बना हुआ है, रियलिटी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी गांव की पार्टी है, किसान की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हिंदुस्तान के सभी चौराहे पर खड़ी हुई पार्टी है। और चुनाव में भी इन दिनों हम हर जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरी बात है, पहले लोग कहते थे बीजेपी अछूत है, कोई आता नहीं है, अनटचेबल है, ज्यादा से ज्यादा शिवसेना अकाली दल से। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में प्री पोल अलायंस किसी एक दल का 25 पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हुआ है, तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना है। प्री पोल अलायंस विद 25 पॉलिटिकल पार्टीज, ये अनप्रेसिडेंटेड है। पर फिर आपने जयललिता के साथ क्यों नहीं प्री पोल? ये तो सब सोच रहे थे कि ये ऑटोमेटिक प्री पोल अलायंस है, जैसे कि पंजाब में आपने एसएडी के साथ किया, महाराष्ट्र में यू हैव शिवसेना। ये तो एवरीबडी थॉट, वो तो आपकी स्वेरिंग इन सेरेमनी तक आई थी। और अब इतनी तीखी आलोचना आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ये फिक्स्ड मैच लग रहा है मेरे को। अभी तक तीखी आलोचना नहीं हुई है जी। और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात अपनी जुबान से, अपने तरीके से बताने का हक होता है। जी। भारतीय जनता पार्टी को भी है और भी पॉलिटिकल पार्टियों को है, वो अपना काम करते हैं। नहीं, बट आपके तो यू हैड वेरी गुड पर्सनल रिलेशंस आल्सो विद जयललिता, और वो तो आपकी स्वेरिंग इन सेरेमनी जैसे मैंने कहा। फिर उनको वो कल के स्पीच पे देख लीजिए, इतनी स्ट्रांग स्पीच कि आपको हर हालत में हराना है, और आपने कहा एआईडीएम को हर हालत में हराना है। कैसे हो गया ये? मैं राजनीति में रत्ती भर भी छुआछूत में विश्वास नहीं करता हूँ। वो तो पोस्ट पोल अलाउंस हो सकता है फिर उनके साथ। मेरी बात पूरी कर लूँ जी। मैं राजनीति में छुआछूत में जरा भी विश्वास नहीं करता हूँ। हमारे कितने ही गौर विरोधी क्यों न हो, व्यक्तिगत स्तर पर मित्रता ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। वैचारिक धरातल पर विरोध हो सकता है। अब आपने देखा होगा शरद पवार मेरी तीखी से तीखी आलोचना करते हैं। मैं भी राजनीतिक स्तर पर बहुत तीखी आलोचना करता हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है। वो भी नहीं नकारते हैं, मैं भी नहीं नकारता हूं। जयललिता जी के साथ मेरे उतने ही अच्छे संबंध है, न वो मैं नकारते हैं न मैं नकारता हूं। इवन इन कांग्रेस इतने दिग्गज लोग हैं जिनका मेरा इतना प्रेम और स्नेहपूर्ण संबंध है। लोकतंत्र कोई दुश्मनी थोड़ी होती है, प्रतिस्पर्धा होती है और वैचारिक एक आंदोलन होते हैं। और इसलिए छुआछूत की राजनीति कभी भी
लोकतंत्र को बल नहीं देती है। विच मीन्स कि आंध्र प्रदेश में अभी तक आप टीडीपी के साथ हैं, लेकिन आप जगन के साथ, टीआरएस के साथ भी अलायंस कर सकते हैं वैचारिक। आई मीन नन ऑफ देम आर पॉलिटिकल अनटचेबल्स बीजेपी के लिए। मैं मानता हूं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ना वो कुछ और काम कर रहा है। नंबर सोच रही हूं मैं कुछ और बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए अलायंसेस से हट जाते हैं, कैंपेन की तरफ आते हैं। कैंपेन में राहुल गांधी कहते हैं कि जो विमेन्स सिक्योरिटी का जो सिलसिला, आपने भी कहा कि कांग्रेस के सरकार में, कांग्रेस के रूल में जो स्टेट मशीनरी थी, इट वाज नॉट यूज्ड टू कीप विमेन सिक्योर। लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो कहते हैं कि गुजरात में भी स्टेट मशीनरी इज यूज्ड टू स्नूप ऑन विमेन। तो पहली बात यह है कि देश में क्राइम अगेंस्ट विमेन, इसका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो देश में जो पहले 10 राज्य हैं जहां सर्वाधिक महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, उनके साथ यातनाएं बढ़ रही हैं, पहले 10 में 7 राज्य कांग्रेस पार्टी रूल स्टेट है, 10 में से 7, और 3 यूपीए के पार्टनर स्टेट हैं। फर्स्ट 10 स्टेट में एक भी बीजेपी का राज्य नहीं है, एक भी बीजेपी के साथी दल का राज्य नहीं है। ये क्राइम अगेंस्ट विमेन के संबंध में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही संतोष देने वाला रिकॉर्ड है। तो जब आपकी सरकार आएगी तो इज इट गोइंग टू बी अ प्रायोरिटी इशू? नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश में महिला के खिलाफ जो क्राइम है वो किसी एक परिवार, एक व्यक्ति तक सीमित विषय नहीं है, पूरी मानव जात के सामने कलंक का विषय है। न ही हिंदुस्तान में, न ही किसी राज्य में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को धूमिल करने वाली बातें हैं। इसलिए एक देश के नाते, एक समाज के नाते, एक सरकार के नाते हमें और अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। मोदी गवर्नमेंट है, उसको भी जो होने की जरूरत है। ये विषय ऐसा है जिसको राजनीतिक छींटाकशी से दूर रखना चाहिए। विमेन डिग्निटी ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। न मुझे इसके विषय में कांग्रेस को गाली गलौज करना चाहिए, न ही मुझे राहुल गांधी को गाली गलौज करना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं हम तो हमारी राजनीति करते रहेंगे, लेकिन प्रताड़ित हमारी माताएं बहनें होती हैं, उनकी बेइज्जती होती है। भगवान की खातिर मैं सबको कहता हूं। अभी एक दिन मुलायम सिंह जी ने कुछ बोल दिया, दिल्ली में इतना निर्भया का कांड चल रहा था, मुझे मीडिया ने बहुत पूछा था, मैंने कहा मेरी प्रायोरिटी है विमेन डिग्निटी। मैं और राजनीतिक दल या और सरकार को गाली गलौज में मैं ये भूल जाता हूं कि मैं विमेन डिग्निटी को ही हर्ट कर रहा हूं, और इसलिए इस विषय में मेरी सोच पूरी तरह अपॉलिटिकल है। इट शुड बी अपॉलिटिकल। पर ये गाली गलौज के बारे में बात करेंगे तो दिस इज बिकम स्टैंडर्ड नाउ। सभी पार्टियों की तरफ से बहुत ही गलत बयान आते हैं, बहुत ही वेरी वेरी रॉन्ग लैंग्वेज विच इज बीइंग यूज्ड। यहाँ तक कि अब आपको बोटी बोटी काट देंगे, ऐसे बात कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि सरकार आने दीजिए, आप सबको ठीक कर देंगे। तो ये क्या स्कोर सेटलिंग होने वाली है जब आपकी सरकार आएगी? जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, मेरा 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए गुजरात में। मैं, जनता ने मुझे सरकार हिसाब चुकता करने के लिए नहीं बनाती है। जनता मुझे किसी का बुरा करने के लिए लोग चुन करके नहीं भेजते हैं। सरकार की प्रायोरिटी होती है हो सके उतना सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सबका भला करना, सबका कल्याण करना। और अगर हम यही करते रहेंगे तो हम अच्छा काम कर ही नहीं पाएंगे। और मुझे तो भगवान ने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना के दिया है कि जिसमें इस प्रकार की नेगेटिविटी को कोई प्लेस ही नहीं होता है। मैं पागल की तरह पॉजिटिव काम में लगा रहता हूँ। फिर आपने कहा है ना कि यू विल पुट बिहाइंड बार्स
जिन्होंने भी गलत काम किए हैं, वो तो आपने कहा है, बट सुब्रमण्य स्वामी ने कहा है कि स्पेशल कोर्ट्स होंगी, मोदी की स्पेशल कोर्ट्स। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए हमारे देश में, और मैं चाहूँगा कि मैं आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ANI कि इतना बढ़िया सवाल आपने पूछा है, और मैं चाहूँगा कि मैं देश के सामने अपनी बात ढंग से रख पाऊँगा। देखिए हमारे देश में राजनीति का अपराधीकरण ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और ये चिंता हर नागरिक की है, हर दल की होनी चाहिए, हर नेता की होनी चाहिए। इसको बीजेपी अदर पार्टियां, ये विषय नहीं है। राजनीति का अपराधीकरण एक चिंता का विषय है। शुरू में क्या हुआ, हमारे देश में जो नेतृत्व आया वो आज़ादी के आंदोलन में से उभर करके आया, उसके बाद समाज सेवा में से आया, उसके बाद जातिवाद की तरफ नेतृत्व चला गया, धीरे 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 करके बंदूक की नोक से लीडरशिप पैदा होने लग गई, बहुत बड़ा डिटोरिएशन हुआ। ये बड़ी चिंता का विषय है। सवाल मेरा ये राजनेता वो राजनेता, ये दल वो दल है ही नहीं। बंदूक की नेता, क्रिमिनलाइजेशन, क्रिमिनल नेता ही, क्योंकि पहले क्या हुआ, राजनीतिक दल क्रिमिनल पीपल की मदद लेकर के अपनी चुनावी राजनीति करते थे। लेकिन अब क्रिमिनल्स आ गए। लेकिन क्रिमिनल खुद को लगा कि मैं मदद क्यों करूं, मैं ही खुद ना करूं, तो धीरे 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 वो हाल बनने लगा। भले इसका प्रमाण 5%, 10%, 2%, 3% उसमें वेरिएशन, लेकिन ये चिंताजनक विषय तो है। अब उसका उपाय क्या, उपाय क्या? एक तो होता है कि पॉलिटिकल पार्टियां हिम्मत करके टिकट न दे, एक तो ये उपाय होता है। लेकिन अब आज वो स्थिति अभी आई नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक नहीं आई है। तो क्या ऐसे ही चलने देना चाहिए क्या? किसी ने जिम्मेवारी लेनी चाहिए नहीं है। मैंने मन में ठान ली है कि इस बार जो भी MLA चुन करके बैठे हुए हैं, जो भी MP चुन करके बैठे हुए हैं, किसी भी दल के क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो भी, जिन पर ऑलरेडी केसेस दर्ज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब के लिए स्पेशल कोर्ट तय करें, और ये जितने इनके क्रिमिनल केसेस हैं इसका जजमेंट 1 साल में दे दे, ताकि एक बार अगर जो गुनहगार होगा और गुनाह सिद्ध हो जाएगा तो जेल चला जाएगा, तो उसकी सीट खाली हो जाएगी, तो नॉन क्रिमिनल व्यक्ति उस सीट को भरेगा। ऐसा करने से पॉलिटिक्स में क्रिमिनल जो लेयर आया है वो हट जाएगा। इसके लिए आप कंसेंसस करने की कोशिश करेंगे, पार्लियामेंट के थ्रू करेंगे कि सीधा? पहली बात है, आइडिया है अभी नहीं, हर पार्टी बोलती है, हाँ। हर पार्टी बोलती है, कोई करता नहीं है। बोलते सब है, कोई विरोध नहीं करता है, कोई करते नहीं है। मैं करना चाहता हूं, और मुझे अभी ये रास्ता सूझता है, कोई अच्छा रास्ता कोई लोग सुझाएंगे तो मैं उसको भी सोचूंगा। लेकिन मेरी इस बात से, इसको पॉलिटिक्स मत देंगे, ये वो विषय नहीं है किसी को जेल में डाल देना। ये विषय ये है कि मान लीजिए मोदी पर 4 FIR है, मान लीजिए 144 धारा की है, लेकिन है तो सही, तो भाई 1 साल के अंदर वो पूरा हो जाना चाहिए। ये मेरा कहना है। ये वो विंडिक्टिव वाला मामला नहीं है, नए नए केस खोलना, फाइलें चलानी, CBI को डाल देना, उसकी बेचारे की नींद खराब कर देना, ये पाप मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ भारत की इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी बढ़े, संवैधानिक संस्थाओं का इज्जत बढ़े। अगर देश मल्टीपल पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस इस पर खड़ा होगा तो देश बहुत ताकतवर बनेगा। इंस्टीट्यूशंस की जब बात होती है तो संजय बारू की किताब में उन्होंने लिखा है कि PMO की फाइल्स जो हैं वो सोनिया जी को दिखाई जाती थी। तो अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आप पहले तो ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो UPA सरकार में थी, इसको ऑब्वियसली यू विल नॉट हैव दिस, क्या आप भी कोई ऐसे ही काउंसिल बनाएंगे? क्या आपकी टीम में भी कोई ऐसे होगी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होगी, या फिर आप क्या इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कैसे PMO के फाइल्स बाहर चले गए? मैंने फिर कहा ना, मैं विंडिक्टिव तरीके से किसी काम से नहीं करता हूं। अगर जनता मुझे समय देगी तो कितना देगी? 60 महीने का देगी क्या? 60 महीने में मैं औरों की गंद को हाथ लगाता रहूं कि कुछ अच्छा बगीचा बनाऊं? नहीं। मैं यही कहता हूं जी,
ये मैं इसमें समय बर्बाद करने वाला मेरा नेचर नहीं है। मुझे बहुत अच्छे काम करने हैं। मैं अपना समय शक्ति अच्छे काम करने में लगाऊंगा, देश का भला कर पाऊंगा तो करूंगा। मुझे ये उसने क्या किया, वो क्या नहीं किया, उसको ये करूं वो करूं, ये लोकतंत्र की सोच नहीं है जी। अच्छा, आप पे कांग्रेस पार्टी इल्ज़ाम लगाती है कि आपके पीछे बहुत पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, और व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अच्छा, अडानी अंबानी के बारे में कहते हैं। नाउ द थिंग इज कि वो कहते हैं कि जैसे ही मोदी सरकार आ जाएगी उनको स्वीट हार्ट डील्स मिल जाएंगे, और लोग सोचते हैं कि एक किस्म की क्रोनी कैपिटलिज्म चली जाएगी और दूसरी किस्म की क्रोनी कैपिटलिज्म शायद आ जाएगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं स्पष्ट मत कहूं। अब जैसे गुजरात में 14 साल के काम का हिसाब देखिए, हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम से मेरे राज्य की पर कैपिटा इनकम अनेक गुना बढ़ी है। मेरे राज्य में, हिंदुस्तान में टोटल जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जॉब मिले हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में 57% जॉब अकेले गुजरात में मिले। भला किसका हुआ? गरीब नौजवान का हुआ। मेरे यहाँ पहले 2% एग्रीकल्चर ग्रोथ था, 10 साल में 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ। भला किसका हुआ? किसान का हुआ। मेरे यहाँ टूरिज्म नहीं था, नामो निशान नहीं था। आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का एवरेज टूरिज्म ग्रोथ है, उससे मेरा राज्य का टूरिज्म ग्रोथ डबल हुआ। कौन कमाया? चाय वाला कमाता है, ऑटो वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाता है। तो ट्रिकल डाउन आपके यहाँ चाहिए? एक मिनट, विकास हुआ। विकास सबका हो रहा है और सबका विकास होना चाहिए। इसी को लेकर के मेरी साथ नॉट ओनली दैट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आपको जानकर के आनंद होगा, झूठ बोलने वालों को हैरानी होगी। पूरे हिंदुस्तान का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ग्रोथ है, 80% ग्रोथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का गुजरात ने दर्ज करवाया है। और इसलिए आरोप लगाने वालों के पास अब मोदी के खिलाफ कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। और दूसरा, ऐसी कैसी दिल्ली में सरकार मरी पड़ी हुई है कि जो मोदी के इतने पापों के बाद भी उस पर हाथ भी नहीं लगा पाती है। जो पापों का वो गिनती करते हैं, तो दिल्ली में ऐसी सरकार को तो 1 मिनट नहीं रहने देना चाहिए जिसके पास भाषण में बोलने के लिए मोदी के खिलाफ 1000 आइटम है और कदम उठाने के लिए 1 आइटम नहीं है। तो ऐसी निकम्मी सरकार को अब देश ने 1 मिनट रहने नहीं देना चाहिए। ये निकम्मी सरकार या निकम्मी पार्टी जिसको आप कहते हैं, टर्म करते हैं, ये भी कहती हैं कि मोदी जी जो हैं वो मार्केटिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं अपनी, और 10,000 करोड़ का इनका एडवर्टाइजिंग बजट है फॉर द इलेक्शंस। इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? अगर आपके अचीवमेंट्स इतने अच्छे हैं तो व्हाई वाज द नीड टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी? पहली बात, आपने मान लिया क्या उनका आरोप? आप बताइए। नहीं, पहले तो आप ऐसे सवाल पूछ रही है, उनके आरोप को आप ओन कर रही हो। मेरा काम है सवाल पूछना। आप उसको ओन मत कीजिए जी। आरोप उनका है, वो आरोप आपका नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को अलग रखिए उससे, क्योंकि ये नहीं कि अपनी प्रतिष्ठा है, ये नहीं कि अपनी एक इज्जत है, और मैं मानता हूँ मेरे मन में तो बहुत इज्जत है जी। दूसरी बात है, कांग्रेस के नेता कल उनको पूछेंगे तो 15,000 करोड़ बोलेंगे, दूसरों को बोलेंगे तो 20,000 करोड़ बोलेगा। तो रात को सपने में जो फिगर आते हैं वो सुबह बोलते हैं वो लोग। मैंने रिक्वेस्ट किया है, आनंद शर्मा को किया है जिन्होंने आरोप लगाया। मेरा 2 चीज़ों का आग्रह है। अभी भी उनके पास 25 दिन सरकार है, सरकार तो है इनके पास, क्या ये जांच नहीं कर सकते? क्या इंक्वायरी नहीं कर सकते? क्या देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करना चाहिए क्या? इसलिए मेरा आग्रह है कि जो आरोप लगाए हैं वही इन्वेस्टिगेशन करें, वही जज, वही। नहीं, पर ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपकी जो कैंपेन है, इट इज समथिंग विच इज इवन बेटर देन इंडिया शाइनिंग कैंपेन। सुनिए। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन हर कॉन्स्टिट्यूंसी पर
चुनाव खर्च के ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, टॉप मोस्ट ऑफिसर बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन एक एक चीज की निगरानी करता है, एक एक चीज की करता है। उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कांग्रेस के मित्रों को कि वे जाकर के इलेक्शन कमीशन को अपने पास जो कुछ भी जानकारियां है तुरंत दे। ये मेरा इंटरव्यू टेलीकास्ट होने की 5 मिनट में ही दे दे, और ऐसी कड़ी सी कड़ी जांच हो ताकि ये झूठ चले नहीं। नंबर 1। नंबर 2, क्या अच्छा कैंपेन नहीं होना चाहिए क्या? मैं हैरान हूं। मैं पूरे देश में अगर 500-600 जिले में जाने का माजा रखता हूं, थकता नहीं हूं, तो गुनाह है क्या? आप भी जाइए, लोकतंत्र में आपकी जिम्मेवारी है। जाते नहीं हूं, मैं क्या करूं भाई? नहीं, एलिगेशन ये है कि जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट के बारे में डाउट है, तो इसलिए कहा जाता है कि एडवर्टाइजमेंट इज वेरी गुड लेकिन प्रोडक्ट में डाउट है। ये उनका एलिगेशन है ना, तो इसीलिए पहली बात है, आप कहते हैं प्रोडक्ट इज आल्सो गुड। नहीं, बीजेपी के बारे में कह रहे हैं? मैं नहीं कहता हूं। अच्छा, उनका कहने का है मार्केटिंग का विषय गुजरात के संबंध में, जो उनको जिसने चिट्ठी पकड़ा दी होगी, जो उन्होंने पढ़ी है, वो ये है। अब देखिए, मार्केटिंग दुनिया में एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मैं ये कहूं कि भाई आप, मेरा ये 10 किलोमीटर रोड बना है और बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट कर दूं, लेकिन मेरे गुजरात के लोगों को तो रोड दिखेगा कि नहीं दिखेगा? उसको तो मार्केटिंग नहीं चलती है, उसको रोड दिखेगा। मैं कहूँगा मैंने पानी पहुँचाया, मार्केटिंग से पानी नहीं पहुँचता है, पानी पहुँचेगा तो मानेगा। मैं कहूँगा हमने 24 घंटे बिजली दी, मार्केटिंग से बिजली नहीं आती है, बिजली पहुँची तो मानेगा। गुजरात की जनता ने